अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज 14 अक्टूबर सन 2025 है। तो आज के दिन गाज़ा, इजराइल और तमाम मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है एक एक खबर आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गाज़ा और इजराइल के बीच में जो डील हुई थी उस पर अमल हो गया है। दोनों तरफ से अब तक क्या क्या कदम उठाए जा चुके हैं। इसी के साथ साथ गाज़ा के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो गया है उसको बनाने के लिए कौन कौन से देशों का इन्वेस्टमेंट गाज़ा में आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा को बनाने के लिए क्या कदम उठाया है, और इसी के साथ साथ अरबी देशों ने वो काम किया जो पश्चिम के देशों ने किया, यानी कि पश्चिम के देशों ने गाज़ा की मदद के लिए कितना कुछ आगे आकर के किया है। तमाम जानकारी तफसील से इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। आज 14 अक्टूबर है तो सारी जानकारी लेटेस्ट होगी। आप लोगों से मेरी ये अपील है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि एक एक बात आपकी समझ में आ जाए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। फिलिस्तीन के जितने भी प्राइजनर यानी इजराइल के जेलों में फिलिस्तीन के जितने भी लोग बंद थे उनको छोड़ दिया गया है। इनकी संख्या तकरीबन 1968 थी। 1968 उन फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया है जो शॉर्ट टर्म के लिए इजराइल के जेलों में थे, और इसी में 250 ऐसे लोग थे फिलिस्तीन के जिनको इजराइल में उम्र कैद की सजा मिली थी, तो उनको भी छोड़ दिया गया है। इसी के साथ साथ गाज़ा के अस्पताल से एक डॉक्टर साहब हैं जिनको इजरायली आर्मी पकड़कर ले गई थी, जिनको रिहा करने के लिए अब तक इजराइल से कोई भी फैसला नहीं आ रहा था। तो अब उन डॉक्टर साहब को छोड़ने के लिए भी इजरायली सरकार ने हामी भर दी है, उनको भी छोड़ा गया है। यह बड़ी बात है कि इजराइल के अस्पतालों की जो दुर्दशा हुई है उसको जल्द से जल्द संभालने की कोशिश की जाएगी, इसीलिए उन डॉक्टर साहब को छोड़ा गया है। इसी के साथ साथ हमास ने इजराइल के बंधकों को छोड़ दिया है। 20 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, यानी जो मर चुके हैं उनके शवों को इजराइल को वापस किया जा रहा है। इसी के साथ साथ फिलिस्तीन का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आप लोगों ने देखा है कि तमाम घर टूट चुके हैं, सड़कें बेहाल हो चुकी हैं, गड्ढे हो गए हैं, पूरा का पूरा गाज़ा पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि तबाह और बर्बादी के कागार पर है। तो उसको फिर से बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से कहा है कि दुनिया बहुत काइंड हार्ट है, लोग बढ़ चढ़कर आगे आएंगे और गाज़ा के इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाएंगे और इसको जल्द से जल्द इम्प्रूव करने की कोशिश करें। यानी दुनिया के अलग अलग देशों से ये कहा है। इस पर मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं और इसी के साथ साथ यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं जो गाज़ा को बनाने की इच्छा जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गाज़ा के अंदर अब तक जो हुआ उसको संभालने में हम अपना योगदान देना चाहते हैं और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। आप लोग जानते हैं कि गाज़ा का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह है, तो उसको बनाने में बहुत अधिक पैसा लगेगा, इसी के साथ साथ समय भी लगेगा। तो दुनिया भर के देश जो अपनी मर्जी से बढ़कर आगे आए हैं वो इनिशियली तौर पर, यानी कि जैसे ही परमानेंटली सीज फायर ये कंप्लीट होता है, आज एक्सचेंज डील कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अगला चरण शुरू होगा। अगले चरण के अंदर परमानेंट सीज फायर हो जाएगा, यानी पूरी तरह से जंग बंद हो जाएगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू करने के लिए वहां पर काम किया जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो जानकार हैं उनकी तरफ से आंकड़े आ रहे हैं कि कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे पूरी तरह से गाज़ा को उस अवस्था में लौटने के लिए कि जिस अवस्था में गाज़ा पहले था। इसी के साथ साथ फिलिस्तीन के अंदर सरकारों का भी चयन किया जाएगा डेमोक्रेसी के आधार पर। आप लोग जानते हैं कि फिलिस्तीन में 2 तरह की सरकारें काम करती हैं। अब फिलिस्तीन को किसी एक ठोस ऐसे राजनीतिक की ज़रूरत है जो फिलिस्तीन का उद्धार कर सके, और ऐसा राजनीति में कौन होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल गाज़ा पर हमास ने कहा है कि गाज़ा पर हम जिस तरह से शासन करते थे ऐसा ही शासन करेंगे। अब इसको लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि गाज़ा में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए। गाज़ा के अंदर हर 5 साल में या 4 साल में एक चुनाव हो जिसमें गाज़ा के लोग अपना रहनुमा चुने, अपने मंत्री चुने, अपनी सरकार को चुने। अब ये सारे तो कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन गाज़ा के लोग क्या चाहते हैं ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल गाज़ा के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए कई देश आगे आए हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं, पश्चिम के कुछ देश हैं। दुनिया भर से मदद का आह्वान किया गया है। इसी के साथ साथ जो बंधक थे उनकी एक्सचेंज डील कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इजराइल का रवैया क्या है। इजराइल ने गाज़ा के अंदर तो अपनी जंग बंद करने का ऐलान कर दिया, उसकी डील भी हो गई, लेकिन मिडिल ईस्ट में कुछ और ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जिनके साथ इजराइल ने जंगबंदी का मुआहिदा पहले किया है और उसके बाद भी
युद्ध विराम यानी जंग बंदी के मुआहदे का उल्लंघन किया है। इसमें पहले नंबर पर आपको लेबनान का नाम दिखाई देगा। लेबनान की तरफ से जब इजराइल पर जंग बंदी का मुआहदा तय हो गया है तो बार बार लेबनान की टेरिटरी में घुसकर हमले करने का क्या मतलब है। लगातार लेबनान से इस तरह की खबरें निकलकर आती रहती हैं कि इजराइल वहां पर हमले करता है। तो जो युद्ध के जानकार हैं वो बता रहे हैं कि इजराइल के बंधक वापस इजराइल आ गए, फिलिस्तीन के बंधक फिलिस्तीन चले गए। लेकिन आने वाले समय में इजराइल का भरोसा नहीं किया जा सकता कि इजराइल गाजा पर फिर से हमला करेगा या नहीं करेगा। इसी के साथ साथ आपको बताता हूं कि इजराइल के अंदर, इजरायली लोगों के मन के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है नेतन्याहू के प्रति। बहुत सारे लोग सड़कों पर निकलकर नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल में इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो नेतन्याहू के फेलियर पे लंबा चौड़ा भाषण देते हुए कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने 2 साल तक जो जंग चलाई जिसमें इजराइल का भी काफी नुकसान हुआ, इजराइल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, उस जंग को करने का रिजल्ट क्या निकला? क्या किसी चीज की विक्ट्री उसने हासिल की? अपने लोगों की जानें भी खोई, अपनी अर्थव्यवस्था भी खोई। इजराइल का रिजर्व बैंक और इजराइल जो है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसने कहा है कि भाई साहब इजराइल की अर्थव्यवस्था को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये तमाम चीज़ें जो देखने को मिली हैं, इससे फ़ायदा क्या हुआ? नेतन्याहू की जो रणनीति है वो पूरी तरह से फेल होती हुई नज़र आ रही है। इजरायली लोग नई सरकार का चयन करना चाहते हैं और इस बात को लेकर कई बार वहाँ से भाषणबाजी निकल के आती है। इस बार तो इजरायली लोग पोस्टर लेकर ये निकले हैं कि नेतन्याहू इस ट्रंप का भी सगा नहीं, यानी बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति को भी धोखा दे सकता है, ऐसा इजराइल के लोगों का मानना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आप ये देखिए कि नेतन्याहू की सरकार इजराइल में इस बार बनना बहुत मुश्किल है। नेतन्याहू ये चाहता था कि मैं लोगों को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में रखूं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ साथ आपको एक और जानकारी दे दूं, जिस समय इजराइल के द्वारा कतर पर हमला किया गया था उसी समय कुछ अरबी देश इजरायली मिलिट्री के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रहे थे। इजराइल के फौज के कमांडर अरबी देशों के कमांडर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे ईरान के साथ लड़ने के लिए। ये बड़ा खुलासा अब हुआ है युद्ध रुकने के बाद। आप लोग जानते हैं जब इजरायली सेना ने कतर के ऊपर हमला किया था उसी समय जिसमें जॉर्डन, इजिप्ट, बहरीन और खुद कतर शामिल था कि इजरायली कमांडर से वो ट्रेनिंग ले रहे थे। अब ये कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि एक तरफ गाजा और फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, लेबनान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में पड़ोसी मुल्कों पर, अरबों पर, और उसी के साथ साथ कुछ अरब वहाँ पर इजराइल के कमांडर से ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये खुलासा जब से हुआ है अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। वो कह रहे हैं कि इन लोगों का कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता। फिलहाल ये आज की ताज़ा रिपोर्ट थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।